हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। जून 2024 एमएसयू का पेपर है, पेपर सेकंड का नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। मैक्सिमम मार्क्स 75 है, यानी कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 75 के 75 आपको करने हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए हैं। ओके सर, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किस मृदा क्षैतिज में कार्बनिक पदार्थ के साथ मिश्रित अपक्षयित मूल सामग्री होती है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं आसानी से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और आंसर भी खुद से देख सकते हैं, बाकी मैं बताने वाला हूं आपको। किस मृदा क्षैतिज में, यानी कि किस मृदा क्षैतिज में कार्बनिक पदार्थ के साथ मिश्रित अपक्षयित मूल सामग्री होती है। डी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी सिंपल और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सोयल कंपेक्शन प्राइमरीली इफेक्ट, यानी कि मृदा संघनन मुख्य रूप से प्रभावित करता है। मृदा संघनन मुख्य रूप से प्रभावित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पे आप टिक लगाओ। मिट्टी की संरचना किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से ज़रूर पूछे जाएंगे, मत छोड़ना कुछ भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मृदा अपरदन निम्न कारणों से होता है। हवा, पानी, जैविक गतिविधि, उपरोक्त सभी। का समझे भैया, का समझे। डी पे आप टिक लगा दो। उपरोक्त सभी हवा के कारण भी हो सकता है, पानी के कारण भी हो सकता है, जैविक गतिविधि। अच्छा ये बताओ मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा होगा? इनमें से मुख्य नहीं पूछा ना, मुख्य कारण कौन सा होगा? वो होगा पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संसाधन प्रबंधन में बफर जोन की क्या भूमिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंधी टले तूफान टले, पर इस साल आपके एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन ना टले। संसाधन प्रबंधन में बफर जोन की क्या भूमिका है? बी पे आप टिक लगा दें। मुख्य क्षेत्रों को मानवीय गड़बड़ी से बचाना। क्वेश्चन बड़े दमदार पूछे हैं। पेपर सेकंड है मेरे दोस्तों। पारिस्थितिकी प्रारूप क्या है? देखो क्वेश्चन की लेंथ देखो, क्वेश्चन की लेंथ बहुत छोटी है, पर उसके ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन देखो, पढ़ो। चारों के चारों ऑप्शन अच्छे लगते हैं, बट एक ऑप्शन राइट होता है, चुनो। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो। विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल एक प्रजाति के भिन्न रूप। हो सकता है किसी क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक हो जाए, आप सही कर लेना, वैसे होगी नहीं, करेक्टली आंसर बता रहा हूँ एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिकी दशक का उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी दशक का उद्देश्य क्या है? आरक्षणीय विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। का समझे बी पे आप टिक लगा दो। पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पारिस्थितिक पर्यटन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? अरे यार तुम खुद देखो यार, तुम इस क्वेश्चन पेपर में ना ऑप्शन की लेंथ देखो, सही कह रहा हूँ, पूरा एक पेज एक ही क्वेश्चन से भर जा रहा है। पारिस्थितिक पर्यटन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? प्रमुख सिद्धांत क्या है? ए पे टिक लगा दो। पर्यावरणीय स्थिरता, सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, खुद ऑप्शन अपने माइंड में लाओ, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कार्य करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों की गति, सूर्य की शक्ति या प्रकाश की गति। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, अधिकांश बच्चों का राइट ऑप्शन सूर्य की शक्ति लगा होगा। अब देखो तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हारे माइंड में भी सिर्फ यही ऑप्शन छा रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश सूर्य की शक्ति राइट ऑप्शन होगा, बट यहाँ पे क्या, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये ध्यान देना। ए पे आप टिक लगा दो। बेझिझक खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? खाद्य श्रृंखला नाम सुना है? अरे बहुत पुराना नाम है, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। खाद्य श्रृंखला 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, आज फिर पढ़ रहे हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक एक पोषी स्तर बनाता है। यार सिंपल सी बात है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो क्या लग रहा है, नमे पे कौन सा टिक लगा दूं? डी पे आप टिक लगाओ। ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधों से बनी सभी श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है।
तो मेरे ख्याल से उपरोक्त सभी होना चाहिए यार। इसका राइट ऑप्शन ये लगा दो, क्योंकि खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक एक पोषी स्थल बनाता है, जिसे एंटीबायोटिक लगा दो बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा जो होता है ना वो एक दिशा में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था। टेंसले का नाम सुना है आपने या हेकल। टेंसले इज अ राइट ऑप्शन। 11 का बी नंबर ठोक दूं, बेझिझक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया। अबे एक का है ये 11 क्या है। 11 क्वेश्चन देखें, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया और पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया का अलग अलग क्वेश्चन है का भैया। ई हैकल, तभी तो बोल रहा था मैं, पारिस्थितिकी शब्द जो है ना ई हैकल द्वारा दिया गया और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वो टेंसले द्वारा दिया गया। कुछ यार बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। मानवीय गतिविधियाँ का लग रहा है, का समझे भैया। बी पे आप टिक लगा दो, मानवीय गतिविधियाँ। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, अगर आप ना भी पढ़ के जाओगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना पढ़े आप कर दोगे। सिंपल सी बात, सिंपल से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, किस प्रकार का पौधा विशेष रूप से जलभराव या जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है। जलभराव या जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है। तो मरुरिद्ध, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और एपीफाइट्स। तो का लग रहा है, सी पे टिक लगाओ, हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, किसी दूषित स्थल से प्रदूषकों को हटाने या निष्क्रिय करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दूषित स्थल से प्रदूषकों को हटाना है हमें, सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करना है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। जैविक उपचार, वनों की कटाई, सिंचाई, डिसेलिनेशन। तो 15 में का राइट ऑप्शन बोलो जैविक उपचार, ठीक है। अरे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अपशिष्ट जल उपचार के संदर्भ में एएसपी का क्या अर्थ है। अपशिष्ट जल उपचार के संबंध में एएसपी का क्या अर्थ है। वो था सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया, ठीक है, सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बायो रिएक्टर का मुख्य रूप से प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कि व्हाट इज़ अ बायो रिएक्टर प्राइमरली यूज्ड फॉर। बायो रिएक्टर का यूज़, बायो रिएक्टर इलेक्ट्रॉनिक विनिमय, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन, अयस्कों से खनिज निकालना, पवन ऊर्जा उत्पन्न करना। तो 17 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। बी पे आप टिक लगाओ, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रक्रिया में किसी पदार्थ को कम अम्लीय या क्षारीय बनाने के लिए उसके पीएच को समायोजित करना शामिल है। छानने का काम, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, जमावट। तो इसका राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, उदासीनीकरण, ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का संभावित प्रतिकूल, यानी कि दिस इज़ अ नॉट ए पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। समुद्र के स्तर में वृद्धि, यूवीबी विकिरण में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना और समय के साथ गर्म तापमान और मौसम बदलता मिजाज। है शायरी हो गई ये तो। बी पे टिक लगा दो, यूवीबी विकिरण में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मुख्य ओजोन मंडल का ह्रास होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार के संदर्भ में ETP का क्या अर्थ है। ETP का क्या अर्थ है। अर्थ बहुत बढ़िया है, बहुत दमदार है। वो होता है तुम्हारे पास प्रवाह उपचार तंत्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अपशिष्ट प्रबंध में डाइजेस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या। भस्मीकरण, खाद, बायोगैस उत्पादन। जो ये डाइजेस्टर है ये बायोगैस संयंत्र में भी तो यूज़ होता है। तो सी पे क्यों इतना टिक लगाते हैं हम। आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने स्मार्ट बंदे हैं, इतने अच्छे से पढ़ते हैं, इतने अच्छे से मेहनत करते हैं, तो छोटे मोटे क्वेश्चन आपके लिए तो छोटे मोटे हैं। गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य भारत में किस नदी को साफ और पुनर्जीवित करना है। गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य भारत में किस नदी को साफ और पुनर्जीवित करना है। तो किसका उद्देश्य, डी पे आप टिक लगा दो, गंगा का। अबे यार लोग, गंगा एक्शन प्लान भाई साहब, जिस टीचर ने भी ये पेपर सेट किया होगा ना भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उठा कर रख दिया। बोला गंगा है तो गंगा है,
जब गंगा है तो सब संभव है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पर्यावरण इंजीनियरिंग में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले बायोट्रिकलिंग फिल्टर क्या है? पर्यावरण इंजीनियरिंग में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले बायोट्रिकलिंग फिल्टर क्या है? 24 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, वायु प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, यानी कि कार्बन क्रेडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो होता है, बी पे टिक लगा दो, कार्बन फुटप्रिंट को संतुलित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, व्हाट इज द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि कार्बन पृथक्करण क्या है? तो कार्बन पृथक्करण क्या, कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है? इसी पे टिक लगा दो आप, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और संग्रहित करना। क्या करोगे कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके? अब जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हो ना, उनमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, पता नहीं है आपको? यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से कौन सी घटना जिम्मेदार है? और वो होती है सी, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28, मैं तो ये देख रहा हूँ यार ऑप्शन कितने बड़े बड़े दे रखे हैं इन लोगों ने। ग्रीन ऑडिट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? फटाफट तेजी से कमेंट कर दो कि आज सर हम इस यूनिवर्सिटी के हैं और ये एग्ज़ाम मतलब ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, और ये सर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको भी चाहिए तो अपनी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर मेरे पास भेज देना, मैं आंसर की बना के भेज दूंगा। ग्रीन ऑडिट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? और इन क्वेश्चन पेपर से सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों की हेल्प होती है, यही नहीं कि भाई आपकी है, सभी की हेल्प होती है। ग्रीन ऑडिट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ग्रीन ऑडिट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वो है पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक सामान्य रणनीति क्या है? सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक सामान्य रणनीति क्या है? सी पे टिक लगाते हैं आप। अरे यार ये बी पे टिक लग गया, सी है अपशिष्ट और प्रदूषण को कम करना, यही तो है ना, है भाई? अरे डरो मत, घबराओ मत, तुम तो अभी से डर रहे हो। अबे यार तुम डरोगे, तुम डरने वाले इंसान हो, हैं? यह दर्शाता है कि मनुष्य अपने परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर कितना दबाव डालता है। वह दर्शाता है कि मनुष्य अपने परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर कितना दबाव डालता है, बहुत दबाव डालता है, बेतुका दबाव डाला जा रहा है। बी पे आप टिक लगा दो, पारिस्थितिक पदचिह्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बहुत छोटा 2 रुपये के इजी से भी इजी क्वेश्चन है, रामसर स्थल किससे संबंधित है? रामसर स्थल किससे संबंधित है? यार संबंधित तो है, वो ए से संबंधित है, वेटलैंड कंजर्वेशन यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, फिर रिक्त स्थान आ गया, भरना आपको है बेटे, कभी कभी क्लास 5 में पहुंच जाते हो, आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करो, और आज भी यहाँ पे ये करो बेटे करो। सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है, बी पे आप टिक लगा दो। क्या बी नंबर हो सकता है? नहीं, EIA, ए नंबर है इसका, EIA राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 देखो जरा अच्छे से देखो, 33 में नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे गंभीर पारिस्थितिक गड़बड़ी है जो देशी जैव विविधता को खतरे में डालती है? जैविक आक्रमण, सबसे खतरनाक चीज़ जैविक आक्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, बस 75 क्वेश्चन है, डरो मत, आधे क्वेश्चन होने वाले हैं और आधे भी होंगे। एक कार्बन पदचिह्न का अनुमान है, एक कार्बन पदचिह्न का अनुमान क्या हो सकता है? ए पे टिक लगा दो, ग्रीन हाउस गैसों का कुल उत्सर्जन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो और इसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में लाने की कोशिश करो। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय का मतलब समझते हो? अरे सर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? डी पे आप टिक लगा दो, सौर ऊर्जा जो है ना वो नवीकरणीय स्रोत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, मृदा प्रदूषण का परिणाम हो सकता है, मृदा प्रदूषण का परिणाम हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 36 का राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दो, उपरोक्त सभी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखो जरा एक बार अच्छे से, और बड़े लंबे लंबे ऑप्शन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लेंथ क्या है, और ऑप्शन देखो कितने कितने बड़े हैं। संसाधन लेखांकन है, तो मैंने ऐसी कंडीशन में बस सिर्फ एक ही आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, जो सबसे बड़ा लेंथी ऑप्शन होगा वही राइट होगा, ए पे टिक लगा दो, मत पढ़ो,
टाइम वेस्ट होगा, बस ए पे लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 38 देखते हैं। हाँ ये आया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन छोटे हैं। मानचित्रण प्रक्रिया में सुदूर संवेदन और जीआईएस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मानचित्रण में किया जा सकता है, जिसमें शामिल है वनस्पति मानचित्र, भूमि आवरण मानचित्र, खारे पानी के दलदली प्रवासन मानचित्र और उपरोक्त सभी। तो डी पे आप टिक लगा दो, उपरोक्त सभी इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सौर विकिरण के प्रकाशन के कारण, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के बढ़े हुए तापमान के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो एक ही घटना हो सकती है, ग्रीन हाउस प्रभाव। जिस ऑप्शन में आ जाए टिक लगा दो, वही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। का पिरामिड हमेशा सीधा होता? ऊर्जा, बायोगैस, संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो नंबर है ना, ऊर्जा का पिरामिड, वो हमेशा कैसा होता है? सीधा ही होता है, कभी उल्टा नहीं मिलेगा तुम्हें देखने के लिए। पृथ्वी पर अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? वो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा तो है, यानी कि सूर्य का प्रकाश, यही तो प्राइमरी सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं माना जाता है? कौन सा कारक पारिस्थितिक तंत्र का घटक नहीं माना जाता है? डी पे आप टिक लगाओ, आनुवांशिक भिन्नता। अच्छा, पारिस्थितिकी क्या है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन। 43 का बी पे लगा दो, यही राइट ऑप्शन होना चाहिए, इसका इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं मेरे दोस्तों। कोई जीव अपने पर्यावरण में जो भूमिका निभाता है उसे कहते हैं समुदाय, ताक, प्राकृतिक वास, जनसंख्या। कोई जीव अपने पर्यावरण में जो भूमिका निभाता है उसे कहते हैं ताक, कहते हैं, ठीक है, ताक बोलते हैं, ताक। 45 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अनुक्रमण में अग्रणी प्रजाति का उदाहरण है? प्राथमिक अनुक्रमण में अग्रणी प्रजाति का उदाहरण है घास, झाड़ियाँ, शाहबलूत वृक्ष, लाइकेन। लाइकेन इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। उस क्षेत्र में किस प्रकार का अनुक्रमण होता है जहाँ पहले से कोई मिट्टी नहीं होती? जहाँ पहले से कोई मिट्टी नहीं होती, अबे मिट्टी तो होनी चाहिए या रेता ही रेता होगा जिंदा। उस क्षेत्र में किस प्रकार का अनुक्रमण होता है जहाँ पहले से कोई मिट्टी नहीं होती है? तो ए पे टिक लगाओ, प्राथमिक उत्तराधिकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। कौन सा पोषी स्तर आमतौर पर पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर होता है? पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर होता है यार, पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर कौन सा होता है? ए पे टिक लगाओ, प्राथमिक उत्पादक। बेझिझक, खाद्य जाल क्या है? खाद्य श्रृंखलाओं का समूह है, जिसमें, अरे खाद्य श्रृंखलाओं का तो समूह तो है, यानी कि परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क। या उपरोक्त सभी तो ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कौन सा शब्द उस जीव का वर्णन करता है जो पौधों और जानवरों दोनों का भोजन करता है? पौधों का भी भोजन करता है और जानवरों दोनों का भोजन करता है, और वो है तुम्हारे पास सर्वाहारी। सर्वाहारी तो हैं, अरे इंसान है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? घास को खाया खरगोश ने, खरगोश ने खाया खरगोश को खाया सांप ने, सांप बाज को ले उड़ा। अरे हैं भाई, खरगोश ने खाया घास को, घास ने खाया बाज को, और बाज ने खाया सांप को। ये तो इम्पॉसिबल है। अरे है, कहाँ फंस गए? तो 50 का राइट ऑप्शन, अरे बता दो यार, तुम खुद बताओ, ये तो बड़ा इजी है। घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया सांप ने, और सांप को खाया भैया बाज ने। फिर क्या था? विश्व भर में जैव विविधता हानि का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जैव विविधता का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी पे आप टिक लगा दो, निवास का विनाश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। जैविक विविधता पर कन्वेंशन CVD को अपनाया गया है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन CVD को अपनाया गया है। 52 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, 1992, 1992। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण विधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण विधि का उदाहरण है? राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ गए हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है अमेजन वर्षावन।
अमेजन और वर्षा वन क्या राइट ऑप्शन है? नहीं है। महान बैरियर रीफ क्या राइट ऑप्शन है? नहीं है। हाँ, सी पे टिक लगा दो। सहारा रेगिस्तान जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है, सहारा रेगिस्तान। गए हो कभी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना है? सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? बी पे टिक लगा दो, मत पढ़ो, यही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा नहीं है? अत्यधिक मछली पकड़ना, महासागर अम्लीकरण, प्रबल विरंजन, वनों की कटाई। तो यार, तो 56 का राइट ऑप्शन कौन सा है? डी पे आप टिक लगा दो, वनों की कटाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परागकणों और इसीलिए जैव विविधता के लिए सीधा खतरा है? कहाँ है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट थ्रेट टू पोलिनेटर्स एंड देयरफॉर बायोडाइवर्सिटी? पर्यावास, संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का प्रयोग, वन्यजीव, गलियारे, वन्यजीव गलियारे। 57 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, कीटनाशकों का प्रयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? तो यार किसे कहा जाता है? देखो, कोयला जो होता है ना, ये एक अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब डेफिनेशन वगैरह नवीकरणीय और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों की डेफिनेशन आप सबको याद है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग का एक लक्ष्य है, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का एक लक्ष्य है। अल्पकालिक लाभ के लिए अधिकतम शोषण करें, अरे वाह क्या बात है। भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखें, अरे क्या दमदार ऑप्शन है। पर्यावरणीय प्रभाव की परवाह किए बिना संसाधनों का उपयोग करें, आर्थिक व्यवहार्यता की परवाह किए बिना संसाधन का उपयोग करें। तो यार भैया यार, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। बी पे आप टिक लगा दें, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। जैविक आक्रमण से तात्पर्य है, जैविक आक्रमण से तात्पर्य है, बी पे आप टिक लगा दें। एक नए पारिस्थितिक तंत्र में विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जिससे नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा ऑप्शन यही है। ढूंढो सबसे बड़ा ऑप्शन। अब भैया इसमें तो निरे निरे बड़े ऑप्शन है, इसमें तो निरे ही निरे बड़े ऑप्शन है, एक धोरे से निरे बड़े ऑप्शन है यार। और इसमें तो पढ़ना पड़ेगा आपको। का दे रखा ये, अरे का क्वेश्चन है ये, एक का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा NVPGR है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ NVPGR? ठीक है, यहाँ पर डी पे आप टिक लगाओ, डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, वन संरक्षण के लिए नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर सूचना नेटवर्क विकसित करना। ठीक है, डी नंबर। 62 आ गया हमारा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव है या भौगोलिक क्षेत्र है? ट्रांस हिमालय रेगिस्तान, उपरोत्सवी। तो 62 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, उपरोत्सवी। चलिए क्वेश्चन पढ़ो पहले। 63 है, का लक्ष्य सभी प्रकार के खाद्य सुरक्षा हासिल करना है और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सक्रिय स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच मिले। बी पे आप टिक लगा दो, FAO, FAO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। यार इतने बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं। पर्यावरण समग्र है अर्थात 64 का ए पे टिक लगा दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा ऑप्शन मुझे लग रहा है। बात पढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 65, जैव भूगोल का अध्ययन है। अरे जैव भूगोल का अध्ययन है पशु वितरण, पौधों के वितरण, पशु एवं पौधों के वितरण और वन वितरण। तो 65 का राइट ऑप्शन है हमारा सी पे आप टिक लगा दो, पशु एवं पौधों के वितरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ो। भारत को विशिष्ट पुष्प क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन्स। क्या यार, क्या क्वेश्चन है? ए पे टिक लगा दो, 8 भागों में। ठीक है, 8 क्षेत्रों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पादप भौगोलिक क्षेत्र नहीं है? डी पे आप टिक लगा दो, थार। ठीक है, ये भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। स्थैतिक पादप भूगोल के नाम से भी जाना जाता है, वो जाना जाता है वर्णनात्मक पादप भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में विद्यमान वनस्पति नहीं है? और वो है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है ना, वो उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट नहीं है।
ये लग रहा है, अबे है तो चले जाओ ना घूमने के लिए उत्तर प्रदेश वालों। 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी BSI की भूमिका है। BSI की भूमिका है, तो निम्नलिखित में से कौन सी BSI की भूमिका। डी पे आप टिक लगा दें। वनस्पति, अरे यार उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी इज द राइट ऑप्शन। चलिए 71 देखते हैं, कार्बन क्रेडिट के बारे में कौन सा गलत है। कार्बन क्रेडिट के बारे में कौन सा गलत है। डी पे आप टिक लगाएं, इनमें से कोई नहीं इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बढ़ाता हूँ आगे, 71 का डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 देखते हैं, पादप संगरोध, संगमरमर की हाय बड़ी खूबसूरत, पादप संगरोध की भूमिका है NBPGR। NBPGR इज द राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो। इसमें का ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है 73 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु दुर्घटना नहीं है। परमाणु दुर्घटना नहीं, मरवा दो किसी को परमाणु दुर्घटना करवा के, एक तो वैसे इतना युद्ध चल रहा, परेशान है दुनिया। राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी नरसंहार से बता। अबे हैं कहा है यार, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु दुर्घटना नहीं है। हैं अबे ये तो जिंदी परमाणु दुर्घटना है, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी नरसंहार 1945 परमाणु दुर्घटना नहीं है। ऐसे मिस्टेक हो जाती है यार, देखो ऐसे मिस्टेक हो जाती है। इसका आंसर खुद ढूंढ लो अपने आप कौन सा राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण में योगदान देने वाला कारक नहीं है। मृदा निर्माण में अभिभावी सामग्री, तो 74 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ। सौर विकिरण मृदा निर्माण में योगदान नहीं देता, लेकिन हाँ मृदा से जो फसल उगती है उसके लिए बहुत योगदान देता है। 75 का राइट ऑप्शन देखते हैं, किस मिट्टी के कण का व्यास सबसे छोटा होता है। रेत, गाद मिट्टी, चिकनी बलुई मिट्टी। 75 का सी नंबर लगा दो, मिट्टी। किस मिट्टी के कण का व्यास सबसे छोटा होता है, मिट्टी। अबे यार क्या है ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 75 क्वेश्चन आज हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए। अच्छे से कवर करो, पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में वो फंसने वाले हैं। बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे यार, बहुत से क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से कवर कर लो इन सारे क्वेश्चन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।